हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आलोक है और मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूं। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के सामने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के दूसरे पार्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। इसके दूसरे पार्ट को समझने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं। पहला केस जो है वो सिंगल कमोडिटी के बारे में कहता है, जबकि दूसरा केस या दूसरा एस्पेक्ट एक से अधिक कमोडिटी या वेरियस कमोडिटी के बारे में कहता है। अगर हम बात करें सिंगल कमोडिटी के केस में, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सिंगल कमोडिटी के केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में माना जाएगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, यानी MUX अगर MUM के बराबर हो जाए तो हम ऐसा मानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका है। आज हम बात करते हैं वेरियस कमोडिटीज़ के केस में। तो कहता है कि इन केस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ a consumer is said to be in equilibrium when marginal utility of each commodity will be in proportion to their respective prices। ये कहना चाह रहा है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में माना जाएगा अगर उस कंज्यूमर के पास जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनका मार्जिनल यूटिलिटी अगर उसके रिस्पेक्टिव प्राइसेस के बराबर हो जाए तो हम ऐसा मानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास जितने भी कमोडिटीज़ हैं उन सारे कमोडिटीज़ के मार्जिनल यूटिलिटी अगर उसके सारे कमोडिटीज़ के मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम उसके प्राइसेस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल सकता है। आप देख सकते हैं हमने एक शेड्यूल के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश किया है। हमने एक डायग्राम लिया है और इस डायग्राम में हमने बताया है कि MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY के और ये बराबर होगा MUM के। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सिंगल कमोडिटी का केस और वेरियस कमोडिटी का केस में एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होता है। वेरियस कमोडिटी के केस में अंतर सिर्फ इतना है कि हम दोनों कमोडिटी या जितने भी हमारे पास कमोडिटी हैं उनके प्राइसेस को डिवाइड करके कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को निकालते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास शेड्यूल और उस शेड्यूल से ग्राफ दे रखा है तो उसी शेड्यूल से हम दोनों को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने शेड्यूल ले रखा है जबकि दूसरी तरफ उसी शेड्यूल से मैंने ग्राफ को खींचा है। आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमने यूनिट्स रखा है, दूसरे कॉलम में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X रखा है, तीसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y रखा है, चौथे कॉलम में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X को उसके प्राइसेस से डिवाइड किया है। साथ ही साथ पांचवें कॉलम में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y को उसके प्राइसेस से डिवाइड किया है। और छठे कॉलम में आप सभी जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को रखा है जो कि हर केस में कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि हमने एजम्पशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। इस शेड्यूल और इस ग्राफ को समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस को भी लेना होगा। जैसे
हमने ऑलरेडी मान रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर यूनिट के लिए 9 के बराबर है। साथ ही साथ हमने माना है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो 3 रुपये के बराबर है। साथ ही साथ प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई 4 रुपये के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई दोनों फॉल कर रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल है। अब अगर हम बात करें इसके चौथे कॉलम की, तो हमने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को निकाला है। आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए एम यू एक्स का जो वैल्यू है वो 36 के बराबर है। साथ ही साथ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो 3 रुपये के बराबर है। तो अगर हम एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकालें तो 36 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 12। उसी तरह से दूसरे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 33 है, जबकि प्राइस उसका 3 के बराबर है, तो 33 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 11। उसी तरह से तीसरे यूनिट के लिए 30 अपॉन 3 यानी 10 के बराबर। इसी तरह से आसानी से हम चौथे, पाँचवें और छठे यूनिट के लिए आसानी से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन पी एक्स को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन पी वाई की, तो आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए एम यू वाई का वैल्यू 40 है और उसका प्राइस 4 रुपये के बराबर हमने मान रखा है। तो अगर हम बात करें एम यू वाई अपॉन पी वाई की पहले यूनिट के लिए, तो 40 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10। उसी तरह से दूसरे यूनिट के लिए 36 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9। तीसरे यूनिट के लिए 32 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह से हम चौथे, पाँचवें और छठे यूनिट के लिए आसानी से एम यू वाई अपॉन पी वाई के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें छठे कॉलम की, तो छठे कॉलम में हम सभी जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने ऑलरेडी 9 के बराबर मान रखा है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा है। एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स को लिया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने 3 कंपोनेंट्स को लिया है। पहले कंपोनेंट में हमने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को लिया है, दूसरे कंपोनेंट में हमने एम यू वाई अपॉन पी वाई को लिया है, जबकि तीसरे कंपोनेंट के लिए हमने एम यू एम को लिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि वाई एक्सिस पर हम 3 कंपोनेंट को साथ लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बतलाना चाहूँगा कि अब हमें एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स और एम यू वाई से कोई मतलब नहीं है। अब हम एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई और एम यू एम से ग्राफ को खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का वैल्यू 12 के बराबर है। पहले यूनिट के लिए 12, दूसरे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 11 के बराबर है, दूसरे यूनिट के लिए 11, तीसरे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 10 के बराबर है, तीसरे यूनिट के लिए 10, चौथे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 9 के बराबर है, चौथे यूनिट के लिए 9, पाँचवें यूनिट के लिए इसका वैल्यू उसी तरह से 8 के बराबर है, पाँचवें यूनिट के लिए 8, और छठे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 7 के बराबर है। छठे यूनिट के लिए 7। इस तरह से अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर लें तो इसके कम्बिनेशन से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगा, और यही डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को बतलाएगा। अब अगर हम बात करें यूनिट्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई की, तो आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए एम यू वाई अपॉन पी वाई का वैल्यू 10 के बराबर है।
पहले यूनिट के लिए 10, दूसरे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 9 के बराबर है, दूसरे यूनिट के लिए 9, तीसरे यूनिट के लिए इसका वैल्यू 8 के बराबर है, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए इसका वैल्यू 7 के बराबर है, चौथे के लिए 7, पाँचवें के लिए इसका वैल्यू 6 के बराबर है, पाँचवें के लिए 6 और छठे के लिए इसका वैल्यू 5 के बराबर है, छठे के लिए 5। इस तरह से अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर लें तो फिर से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगा और ये MU/PY को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम बात करें यूनिट्स और MUM की, तो पहले यूनिट के लिए इसका वैल्यू 9 के बराबर है, दूसरे यूनिट के लिए भी 9, तीसरे के लिए भी 9, चौथे के लिए भी 9, पाँचवें के लिए भी 9 और छठे यूनिट के लिए भी इसका वैल्यू 9 के बराबर है। और अगर सारे पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो निकलकर सामने आता है। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के लाइंस आते हैं। पहला लाइन MUX/PX को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लाइन MUY/PY को रिप्रेजेंट करता है, जबकि तीसरा लाइन MUM को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को कहाँ मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चौथे यूनिट के लिए MUX/PX MUM के बराबर है। चूँकि MUX/PX MUM को इंटरसेक्ट कर रहा है चौथे यूनिट के लिए, तो इस केस में कमोडिटी X के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में माना जाएगा चौथे यूनिट के लिए। उसी तरह से अगर हम बात करें MUY/PY की, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे यूनिट के लिए MUY/PY MUM के बराबर है, यानी MUY/PY MUM को इंटरसेक्ट कर रहा है और यही MUY यानी कमोडिटी Y के लिए इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो इस तरह से चौथे यूनिट के लिए और दूसरे यूनिट के लिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।